द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है उसके अंदर वीक प्लेटलेट प्लग बनता है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस आपकी वीक प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करती है कोगुलेशन कास्केड को यूज़ करते हुए। कोगुलेशन कास्केड थ्रोम्बिन को जनरेट करते हैं जो फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर प्लेटलेट प्लग में। फाइब्रिन जो होता है ना, फाइब्रिन आपके देन क्रॉस लिंक करता है और आपका स्टेबल प्लेटलेट फाइब्रिन थ्रोम्बस बन जाता है। फैक्टर्स जो कि कोगुलेशन कास्केड के प्रोड्यूस्ड होते हैं लिवर से इनएक्टिव स्टेट के अंदर, एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए होता है कि एक्टिवेटिंग सब्सटेंस वो एक्सपोज होंगे। जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, और जो सब एंडोथेलियल कोलाजन होता है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 12 को इंट्रिंसिक पाथवे के। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और सब एंडोथेलियल कोलाजन जो होता है वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे के। फॉस्फोलिपिड सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स होती है, और कैल्शियम जो कि डिराइव्ड होता है प्लेटलेट डेंस ग्रैन्यूल से। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के? यूजुअली फैक्टर एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं कि जो फैक्टर्स आपके एक्टिवेट हो रहे होते हैं कोगुलेशन कास्केड की, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डेवलप नहीं हो पाती है और डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें डीप टिश्यू ब्लीडिंग आती है। उसमें हमारे पास प्राइमरी में स्किन की ब्लीडिंग थी या मिकोजा की ब्लीडिंग थी। इसमें आपकी डीप टिश्यूज़ की ब्लीडिंग होती है, जैसे कि मसल एंड जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है जिसे हम हीमार्थ्रोसिस कहते हैं, या फिर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे सर्कमसीजन आपने कराया या फिर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन कराई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में आते हैं। स्टडीज़ में इसमें पीटी और पीटीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पीटी होता है वो आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को फैक्टर 7 को शो करता है, को मुहैया करता है, और कॉमन फैक्टर्स इसमें 2, 5, 10 और फाइब्रिनोजिन इन्वॉल्व होते हैं। कोगुलेशन कास्केड के अंदर 7 इन्वॉल्व होता है और 2, 5, 10 इन्वॉल्व होते हैं, और 7 फाइब्रिनोजिन इन्वॉल्व होता है। जो पीटीटीटी होता है उसके अंदर ये आपके इंट्रिंसिक पाथवे को मुहैया करता है जिसमें फैक्टर 12, 11, 9 और 8 होते हैं। 12, 11, 9, 8 होते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपका 2, 5, 10 और फाइब्रिनोजिन होते हैं कोगुलेशन कास्केड के पाथवेज में। अब जो पार्शियल पीटीटी होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को शो करता है, और उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 12, 11, 9, 8, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था जो कि पीटी को शो करता है उसमें फैक्टर 7 होता है, और जो 2, 5, 10 और फाइब्रिनोजिन होते हैं ये कॉमन होते हैं दोनों कोगुलेशन पाथवेज में। अब हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है, ये मेल्स को अफेक्ट करता है। न्यू म्यूटेशन भी हो सकती है इसके अंदर जिसे डिनोवो म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। इसमें डीप टिश्यूज़ में ब्लीडिंग होती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होगी, और पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग होती है। वही जो हमने पढ़ा कि जो आपके सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग होती है, डीप टिश्यूज़ की ब्लीडिंग होती है। जो क्लिनिकल स्वेरिटी होती है वो डिपेंड करता है कि इसकी कितनी डेफिशिएंसीज हैं। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमें पीटीटीटी ज़्यादा मिलेगा लेकिन पीटी नॉर्मल होगा। अब फैक्टर 8 हमने पढ़ा था कि ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर होते हैं, तो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर होगा तो हमारे पास पार्शियल पीटीटी जो होगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपका जो पीटी है वो नॉर्मल रहता है। और जो फैक्टर 8 होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। प्लेटलेट काउंट इसमें नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 देते हैं। बताते हैं हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं जिसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ये भी हीमोफीलिया ए को ही रिजेंबल कर रहा होता है, एक्सेप्ट जो फैक्टर 9 के लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू फैक्टर 8। कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर्स क्या होते हैं? कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर में आता है एक्वायर्ड एंटीबॉडी बन जाती है आपके कोगुलेशन फैक्टर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से फैक्टर का जो फंक्शन होता है वो इम्पेयर हो जाता है, जैसे कि आपकी एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। क्लिनिकल लैब फाइंडिंग्स हीमोफीलिया ए वाली ही इसकी होती हैं, जिसमें पीटीटी डज नॉट करेक्ट अपॉन मिक्सिंग द नॉर्मल प्लाज्मा विद द पेशेंट प्लाज्मा। मिक्सिंग स्टडी ड्यू टू इनहिबिटर, पीटीटी डज करेक्ट इन हीमोफीलिया ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जब हम एक पेशेंट के प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा से जब मिक्स करते हैं तो नॉर्मली जो होता है ना वो नॉर्मली अगर सिंपल हीमोफीलिया ए होगा, अगर आपका सिर्फ जेनेटिक डेफिशिएंसी फैक्टर की तो फिर तो वो पीटीटी इंप्रूव कर जाता है। लेकिन अगर आपका कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर उसके ब्लड के अंदर है, ऑटो एंटीबॉडी एक्वायर्ड एंटीबॉडी बन गई है फैक्टर 8 के अगेंस्ट, एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडी बन गई है, तो जब हम पेशेंट के प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा के साथ मिक्स करते हैं तो इनहिबिटर होने की वजह से पीटीटी नहीं बढ़ पाता है।
इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हीमोफीलिया ए में, और जो कि जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 होती है, या कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर के अंदर, के इनहिबिटर तो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास वॉन विली ब्रांड डिजीज़। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ के अंदर जेनेटिक वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोगुलेशन डिसऑर्डर है। इसकी मल्टीपल सब टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि क्वालिटेटिव डिफेक्ट भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, जिसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल कम होते हैं। पेशेंट माइल्ड म्यूकोजल और स्किन ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है। लो वॉन विली ब्रांड फैक्टर आपके प्लेटलेट की एडहीजन को इम्पेयर कर देता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है वो प्लेटलेट एडहीजन कराता है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमें प्लेटलेट काउंट हमें ज़्यादा मिलता है, पीटीटी ज़्यादा होगा, लेकिन जो पीटी होता है वो नॉर्मल होता है। डिक्रीज फैक्टर 8 हाफ लाइफ, फैक्टर 8 की हाफ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है वो स्टेबलाइज करता है फैक्टर 8 को। तो जब जिनकी वॉन विली ब्रांड डिजीज़ होती है उनके फैक्टर 8 की भी लाइफ, जो हाफ लाइफ होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पीटीटी ज़्यादा हो जाता है। डीप टिश्यूज़, जॉइंट्स और पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग हमारे पास ज़्यादातर हमें नहीं मिलती है। इसमें हमें एबनॉर्मल रिस्टोसेटिन टेस्ट हमें मिलता है। रिस्टोसेटिन आपकी प्लेटलेट की एग्लूटिनेशन कराती है बाय कॉजिंग वॉन विली ब्रांड फैक्टर टू बाइंड प्लेटलेट टू ग्लाइकोप्रोटीन 1b। जब आपका वॉन विली ब्रांड फैक्टर नहीं होता है तो इम्पेयर्ड एग्लूटिनेशन होती है और एबनॉर्मल टेस्ट होगा। ठीक है, एबनॉर्मल टेस्ट आता है, एबनॉर्मल रिस्टोसेटिन टेस्ट आता है, क्योंकि जो रिस्टोसेटिन होती है वो प्लेटलेट को एग्लूटिनेट कर देती है, क्योंकि वॉन विली ब्रांड फैक्टर को बाइंड कराती है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन 1b के साथ बाइंड कर जाए। लेकिन जब आपका वॉन विली फैक्टर नहीं होगा तो वो बाइंड नहीं करेगा, इम्पेयर्ड एग्लूटिनेशन होगी और आपका एबनॉर्मल रिस्टोसेटिन टेस्ट आता है वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में। इसके ट्रीटमेंट में हम डेस्मोप्रेसिन ADH एनालॉग देते हैं, जो कि वॉन विली ब्रांड फैक्टर की रिलीज को ज़्यादा कर देता है वेबल पैलेट बॉडीज़ ऑफ एंडोथीलियल सेल्स से। उसके बाद आती है विटामिन के डेफिशिएंसी। अब विटामिन के डेफिशिएंसी डिस्टर्ब कर देती है फंक्शन ऑफ मल्टीपल कोगुलेशन फैक्टर्स। विटामिन के आपका एक्टिवेट होता है बाय द एपॉक्साइड रिडक्टेज इन द लिवर के अंदर एपॉक्साइड रिडक्टेज होती है, जो कि विटामिन के को एक्टिवेट करती है। जो एक्टिवेटेड विटामिन के होता है गैमा कार्बोक्सिलेट करता है फैक्टर 2, 7, 9, 10 को, और प्रोटीन सी और इन प्रोटीन एस को। जो गैमा कार्बोक्सिलेशन होती है वो फैक्टर के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और विटामिन के गैमा कार्बोक्सिलेट करता है फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस को। ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन ज़रूरी होती है इनके काम करने के लिए। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के में क्या क्या होता है? के की डेफिशिएंसी के अंदर न्यू बॉर्न्स के अंदर, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ GI कॉलोनाइजेशन बाय बैक्टीरिया दैट नॉर्मली सिंथेसाइज विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन प्रोफाइलैक्टिकली टू ऑल न्यू बॉर्न्स एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। अब जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, क्योंकि उनके GI कॉलोनाइजेशन जो होती है ड्यू टू नहीं हुई होती है बैक्टीरिया से, जो कि नॉर्मली विटामिन के को सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो प्रोफाइलैक्टिकली तमाम बच्चों को एट बर्थ ही हम विटामिन के का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उनको हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ना हो। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी जब कर रहे होते हैं तो विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देती है GIT ट्रैक के अंदर। अगर कोई बंदा बहुत टाइम से एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो उसका बैक्टीरिया फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो विटामिन के प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली उसको विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाएगी। मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स इंक्लूडिंग विटामिन के। जब मैल एब्जॉर्प्शन होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आपके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसमें विटामिन के भी एब्जॉर्ब नहीं होता है और आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। अदर कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की? लिवर फेलर में या फिर लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन। लिवर फेलर में कोगुलेशन फैक्टर्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एक्टिवेशन कम होती है ऑफ विटामिन के की बाय एपॉक्साइड रिडक्टेज से, क्योंकि मैंने पढ़ा कि लिवर के अंदर ही एपॉक्साइड रिडक्टेज विटामिन के को एक्टिवेट करता है। इफेक्ट इसी वजह से लिवर फेलियर का इफेक्ट होता है आपकी कोगुलेशन के ऊपर, इज फॉलोड यूजिंग द पीटी। ठीक है, पीटी को यूज़ करते हुए हम इफेक्ट चेक करते हैं उसका कोगुलेशन का, आपके लिवर फेलियर का इफेक्ट चेक करते हैं कोगुलेशन के ऊपर पीटी को यूज़ करते हुए। जब आप बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हो तो आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उसकी वजह से रिलेटिव डेफिशिएंसी भी डेवलप हो जाती है।